अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन स्पेशल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। इस मकसद के लिए जब आज कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ तो ईवान बिल्कुल मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। जिस तरीके के साथ ईवान का तकद्दुस पमाल किया गया और उसके साथ साथ जिस तरीके से नारेबाजी लगाई गई, लेकिन उस तमाम तर हुल्लड़बाजी के बावजूद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने 201 वोट हासिल किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कौम के साथ बहुत तफसील के साथ एक खिताब किया, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, बिलखुसूस सियासी मौशी चैलेंजेस, उसके ऊपर हवाले उन्होंने बहुत खुलकर बात की। उसके साथ साथ उन्होंने जो एक सियासी जमात को धांधली के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है और बिलखुसूस जो सानया 9 मई हुआ उसके हवाले से भी उन्होंने बात की, और एक उन्होंने कोशिश की, इस अज़म का इरादा किया कि वो शऊर के साथ शोर का ख़ात्मा करेंगे। तो इस हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, और यहीं पर मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम रेड जोन के जो हस्ब मामूल हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार होते हैं, ख्वाजा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब ने भी आज पार्लियामेंट का ये खसूसी इजलास अटेंड किया। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हाल में मौजूद थे। अगरचे के 1 घंटे की तखीर से इजलास शुरू हुआ। इस इजलास की पूरी प्रोसीडिंग को किस निगाह से देखते हैं, बिलखुसूस जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो इससे कौम की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबकी निगाहें इस हाउस पर जमी हुई हैं कि यहाँ पर सब आके बैठेंगे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कोई अपना एक नया एक रोड मैप देंगे। आज के माहौल से लग रहा था कि आने वाले दिनों में अवामी मैंडेट जिनको मिला है वो उस नए रोड मैप के ऊपर अमल करते हुए आपको दिखाई देंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आज हम अपने नाज़रीन से मुखातब हैं जो पार्लियामेंट का सब्ज़ाज़ार है वहाँ से। आज जब इजलास देखा मैंने तो यकीन करें मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई है भट्टी साहब। वो क्यों खासा? मायूसी इस वजह से हुई है कि लोग जब वोट डालने जाते हैं ना भट्टी साहब, हमारी आपको पता है उस दिन भी हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाकर लोगों से बातचीत भी की थी, मिले भी थे। तो लोग समझते हैं कि ये जो हम 5 साल बाद वोट डाल रहे हैं ना, ये हमारे घरों में रोशनियाँ लाएगा, ठीक है, गुर्बत कम होगी, जो मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। जब इस तरह के गैर संजीदा मैं समझता हूँ लोग, यार एक इंतखाब हो रहा है, आपको उससे तफजात हैं, कोई बात नहीं, तफजात होते हैं आपको, लेकिन इसका फ़ैसला शोर शराबे ने करना है या किसी प्लेटफार्म पर होना है। किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, वो मेरे कहने से आप मान जाएंगे। ना वो धांधली शहबाज शरीफ के कहने से ख़त्म हो सकती है, ना इस कौमी असम्बली से। वो एक उसके लिए एक लीगल फोरम मौजूद है। खास साहब, वहाँ क्यों नहीं जाते? ये तो लगता है कि डेलिबरेटली कि हमने कौमी असम्बली को नहीं चलने देना, हमने हुकूमत को नहीं चलने देना। इसका खमियाजा भले PTI को जिन लोगों ने वोट दिए, 2 करोड़ के लगभग लोग हैं, और बाकी जो लोग हैं हुकूमती इत्तेहाद में, उन्होंने 4 करोड़ से ज़्यादा वोट लिए। तो वो कोई भी एक दूसरे को चलने को अगर चलने को तैयार नहीं है, मिल बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर इस मुल्क के, इस कौम के मसाइल आखिर खास साहब कैसे हल होंगे? नहीं भट्टी साहब, वो तो एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए मसाइल तो हल हो जाएंगे। मायूसी इस वजह से होती है जब लोग टेलीविज़न पर आज जब जिन्होंने ये इजलास देखा होगा, ये कार्रवाई देखी होगी, जो मछली मंडी का मंजर देखा होगा, हूटिंग देखी होगी, नारे देखे होंगे, इस तरह की जो नारेबाजी कर रहे थे जो हम यहाँ खुद बयान नहीं कर सकते। ये जो गैर संजीदगी है, इससे लोग मायूस होते हैं। हुकूमत ने तो अपने एग्जेक्टिव अथॉरिटी को मनवाना है, शहबाज शरीफ जो भी फैसले करेंगे उनके पास अक्सरियत है, मंजूरियाँ भी होंगी। लेकिन ये जब शोर शराबे से लोग देखते हैं ना कि हमने इन लोगों को मुंतखब करके भेजा है अपने नुमाइंदे। देखिए, एक भी शख्स जो MNA बनता है उसके हल्के में 5 लाख वोटर्स हैं भट्टी साहब। 5 लाख वोटर्स, मसलन 7-8 लाख आबादी, 10 लाख तक आबादी का एक हल्का है, उसमें से 5-7 लाख वोटर्स हैं। वो 10 लाख लोग अपने MNA की तरफ, अपने मुंतखब नुमाइंदे की तरफ देख रहे हैं कि क्या वहाँ जाकर हमने उसे वोट दिया है, क्या वहाँ वो जाके किसी को चोर चोर के नारे लगाए। वो उन्होंने इसलिए भेजा है कि हमारे इलाके के वहाँ जाकर मसाइल हल करे। वजारत ख़जाना उस पर नज़रें जमाए बैठे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं को फलां आ रहा है, को IMF का बंदा आ रहा है। आप भी बताएं हमें कि कौन आ रहा है वज़ीर ख़जाना। हाँ सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है कि क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होंगे या नहीं होंगे, या वो क्या वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा होंगे, या उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है कि जिन हालात का पाकिस्तान को सामना है उन हालात में कौन मौजूद तरीन वज़ीर ख़जाना हो सकता है। डॉक्टर शमशाद अख्तर भी काफ़ी एफर्ट कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान एक IMF का प्रोग्राम लेना है। इसहाक डार से लोगों को लाख इख्तलाफ होगा, लेकिन उनकी दो तीन जो बेंच मार्क हैं जिसने माजी के अंदर भी मुल्क को डिलीवर किया। पंजाब के अंदर अगर तरक्की हुई है तो उसके बैक एंड के ऊपर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का रोल था, उनका एक्सपोर्टिव रोल था।
वाहिद IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में था, मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में, जब इसाक डार वजीर खजाना थे। IMF का प्रोग्राम लिया, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और नहीं गुड बाय भी किया, और उसके साथ साथ डॉलर की कदर को भी नहीं बढ़ने दिया। ये इस मुल्क की आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि IMF का प्रोग्राम अगर आप लेते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, लेकिन आप रुपये को डिवैल्यू नहीं होने देते। ये सिर्फ उस दौर में हुआ, अदरवाइज बाकी अदवार में IMF के प्रोग्राम आए लेकिन आप उसकी कदर को कंट्रोल नहीं रख पाए। तो ये उनके बहुत से प्लस पॉइंट हैं। अब देखने हैं कि नवाज शरीफ साहब का डेफिनेटली इसके अंदर रोल होगा, वो कैसे अपना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन मौजूद तरीन अगर हम देखें तो उम्मीदवार वही दिखाई देते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि अगले जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार हो? जी नाज़रीन, तो यहाँ पर ख्वाजा साहब से साथ भी हमने बात की। अब चलते हैं अरकान पार्लियामेंट की जानिब, उनसे बात करेंगे कि वो क्या तवक्को रखते हैं इस हुकूमत से, बिलखुसूस हुकूमती इत्तेहाद में शरीक जमातें और अपोजिशन की जमातें, कि ये कौमी असम्बली आगे कैसे चलेगी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो विजन दिया है वो किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे। आइए बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर मुल्क के 33वें वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो गए, लेकिन आज जो ईवान का माहौल था, क्या उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब था तो पूरा हो पाएगा, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जो एक रोड मैप दिया, इन हालात के अंदर, इस पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, क्या वो अचीव हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। इसमें से जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने आज रखी, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रुक पाए। ये तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। बैंकों को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है कि हमारे बच्चियों को कर्जा दिया जाए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको सख्ती से पाबंद करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? ये तो एग्जेक्टिव ऑर्डर हो चुका है। अगर ये कहा है कि हम खाद जो है, जो पहले 4 कंपनियां जिससे फ़ायदा उठा रही थी, वो डायरेक्ट किसान को देंगे, वही पैसे जो कंपनियों की जेब में जा रहे थे, तो ये तो एग्जेक्टिव ऑर्डर हो चुका है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं 5 लाख या 10 लाख इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बच्चे और बच्चियों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स के अंदर ट्रेनिंग दिलवाऊंगा और मास्टर ट्रेनर्स बाहर से लाऊंगा, तो ये तो फैसला उन्होंने कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें तो जो एग्जेक्टिव की जुरिस्डिक्शन में हैं वो हम करेंगे। और उसके अलावा जो कानून साजी है, हमारा ख्याल है कि द बेटर सेंस विल प्रिवेल। हमारा ख्याल है कि ये सारे हमारे भाई बहन हैं, नाराज़ हैं, उनको कहा कि आप चलिए अदालत में चलिए। हमारे अपने भी लोग नाराज़ हैं। भाई आप ही लोग इसी तरह माइक सामने रख के हमसे कहते थे कि सुनने में आया आप 85 से 110 सीटें ले रहे हैं, अगर 85 हुई तो हमारी भी तो सीटें कम आई हैं। मौलाना भी नाराज़ हैं, हमारे भी कुछ लोग नाराज़ हैं, हमारी अपोजिशन भी नाराज़ है, हमारी इलाहाकी पार्टियां भी नाराज़ हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने दावत दी है कि आएँ, हाथ बटाएं, हाथ जोड़ें मेरे साथ, और एक ऐसा तरीक़ाकार तय करते हैं कि कोई आज के बाद पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के ऊपर उंगली ना उठा सके। अरे भाई, आप तो कहते हैं नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आओ। अगर वो ले आए होते तो आज ये तकरार भी ना हो रही होती, यानी ऐसी चोरी होती जिसका नामो निशान भी ना मिलता। एक वायरस लगाने से पूरा इलेक्शन लुट जाता। तो एक तरीका कार तय करना है तो आ जाएं, बैठें। अगर फेयर इलेक्शन चाहिए तो उस फेयर इलेक्शन के लिए एक तरीका कार तय कर लें। बात की, आई मिल बैठते हैं और शोर को शऊर से ख़त्म करेंगे जी। लेकिन दूसरी पार्टी का जो एक लबो लहजे है, जो पोलिटिकल अप्रोच है, वो नज़र नहीं आ रही। तो कोई कमेटी बनाने का ऐसा प्लान है? अरे भाई, कमेटी वो इंगेज होंगे ना। अभी दावत दी है आज, अब तो बॉल उनके कोर्ट में है ना। वज़ीर आज़म ने तो ये कह दिया है कि आप मेरे साथ मिसाक करें मुफाहमत का। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि ऑपोजिशन ना करें, भरपूर ऑपोजिशन करें, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, भरपूर ऑपोजिशन करें, मगर पॉलिसी के ऊपर, उसको बेहतर बनाने के जाविये से। तो वो दावत उन तक जा चुकी है। जो जवाब आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे डॉक्टर साहब जी, बढ़ेंगे। आज जो शोर हंगामा आ रही, प्राइम मिनिस्टर का पहला खिताब था, ये तो ऐसे आगाज़ इस तरह से आ रहा है कि वो ईवान को नहीं चलने देंगे, ये क्या मैसेज है? जो गुस्सा है थोड़ा निकाल लें, जो शोर हो थोड़ा डाल लें। आखिर में आवाज़ थम गई थी ना, बैठ गई थी थोड़ी सी, थक गए थे। हाँ, तो चलें हम ऐसा करेंगे, एक वो क्वेश्चन आवर होता है, एक शोर का आवर रख लेंगे कि नारे वारे मार लें, अब काम की बात कर लें। तो बैठ के किसी ना किसी वक्त काम की बात तो करनी है ना साहब। वही केवल जो PM का मैसेज था बड़ा क्लियर था। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में उसके मामले वो मामला भी हल हो पाएगा? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। और जो जिम्मेदार है उन्हें कोई दरमियानी रास्ता निकाल के नहीं, दरमियानी रास्ते नहीं। आप समझते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में कोई शहीद है या तो उनके अगर मुजस्मों को उनकी बीवी बच्चों के सामने ठोकरें मारी जाएं तो क्या उनका कानून का सामना नहीं उन्हें करना चाहिए? यानी जिन लोगों ने आपके बच्चे, मेरे बच्चे बचाने के लिए जानें अपनी दे दी, आप उनके मुजस्मों को ठोकरें मारें और नारे मारें उनके खिलाफ, और फिर कानून बिल्कुल कार्रवाई ना हो, ये तो नहीं हो सकता। जिनने किया है उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, जिनने नहीं किया है उनको पर कोई जबर, कोई सज़ा नहीं होती। साहब, आपने भी इस असम्बली का बिलाखिर आप हिस्सा बन गए। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है,
वहाँ पर एक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, अगरचे कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका आज हवाला भी दिया कि शोर से बदलने की ज़रूरत है और आए मिल बैठ कर बात करते, लेकिन जो आज ईवान का मंजर था, लगता नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और PTI के बाकी लोग वो बैठने को तैयार हैं। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को हमने हासिल करना है, आगे बढ़ने, हालात संवारनी है, तो ये सब कैसे इकट्ठे बैठेंगे? और आपको ऐसा लगता है कुछ बेहतरी, सियासी हालात ऐसे कुछ बेहतर हो सकें, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो सके आने वाले दिनों में? देखें, कुछ मैच्योर लोग उनकी तरफ भी हैं, लेकिन कुछ बहुत नए लोग ऐसे आए हैं जो सिर्फ PTI के टिकट की वजह से जीत कर आए हैं। तो उनका ना तो एक्सपीरियंस है, ना वो माजी में रह चुके हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माजी में सियासत भी कर चुके हैं, मेंबर भी रह चुके हैं पार्लियामेंट के। मेरा ख़्याल है कि ये सारा डिपेंड करेगा लीडरशिप पे। अगर वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, तो रिकन्सिलिएशन हो सकती है। रिकन्सिलिएशन उस वक्त भी हो सकती थी जब नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए, अगर ना देते, अगर पंजाब और KPK की असम्बली ना तोड़ते, तो आज हालात फ़र्क होते। और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 सेशंस में ज़रा थोड़ी कप पड़ेगी, उसके बाद शायद ठीक हो जाए मामला। PTI में आपकी बड़ी कदर की जाती है, पास्ट में आपका बड़ा अच्छा एक उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है, तो कम तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप भी थोड़ा सा ब्रिजिंग का रोल प्ले करें और ये डेफिसिट? देखिए, मेरी तो हमेशा कोशिश रही है, लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ से वो शऊर वाली बात आ जाती है कि क्या शऊर है और क्या वो चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तो जो पॉलिसी नज़र आ रही है वो कन्फ्रंटेशन की है। जो नारे नहीं लगाता, जो शोर नहीं करता, उसकी पेशी हो जाती है। नहीं, ये बताएं कि जो जहाँ से ये हदायत लेते हैं PTI के जो नए लोग आए हैं, तो फिर उस जो कैदी नंबर 804 है उसको इंगेज क्यों ना कर लीजिए, उसके साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसको बातचीत में शरीक करना चाहिए। नहीं, देखें, जमहूरियत के अंदर, सियासत के अंदर दीवार से सर नहीं टकराते, रास्ते बनाए जाते हैं। दरवाजे से जाने की कोशिश की जाती है। यही मैं इनको भी समझाता था, शुरू में मैं इनके साथ भी रहा हूँ, उसकी वजह से 3 महीने मुझे बाहर भी रहना पड़ा, मैं वापस नहीं आ सका। तो कमरे में बैठे हुए मैंने समझाता था कि 2 रास्ते हैं, या तो अगर इतनी ताकत है कि दीवार को गिरा लें। टक्कर मार के सुराख करके निकल जाएं, या फिर चुप करके दरवाजे से निकल जाएं। लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, अपना सर जख्मी कर लिया उस वक्त बात नहीं मानी थी, टक्कर तो मार आप के। इसीलिए मुश्किलात का सामना करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नून लीग की इत्तेहादी जमात MQM क्या कबीना में शामिल होगी, तो कब शामिल होगी, और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या MQM आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत को वोट करेगी या नहीं करेगी, अगरचे कि वो नून लीग के जो नामजद उम्मीदवार थे ईवान कायद के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उसको तो वोट कर चुके हैं, क्या MQM सदर मुमलिकत के लिए भी वोट करेगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी वाह। सर, कौमें अपने माजी से सीखती हैं, आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर प्लानिंग करती है, बेहतर विजडम देती है, बेहतर सोच देती हैं। आज हमने ईवान का मंजर देखा, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म तो मुंतखब हो गए, लेकिन जो मंजर था माजी की तरह, वो बड़ा अफसोसनाक था। लगता है कि इन हालात के अंदर ये हुकूमत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएगी, डिलीवर कर पाएगी, और पोलिटिकल स्टेबिलिटी का जो एक ख्वाब था वो अचीव कर पाएंगे? मैं हज़राए मज़ाक एक बात कह दूँ शायद, कि मैं 5 साल इस असेंबली में नहीं आया, तो इसीलिए नहीं आया कि देखूं कि मेरे बगैर ये असेंबली किस तरह चलाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन पहले से हालात बद से बदतर हो गए, तो इसलिए मुझे मजबूरन फिर असेंबली में आना पड़ा। वेरी अब गुड। MQM अब क्या पाकिस्तान तवक्कुआत ने है? ये बीड़ा उठाया है, जो मेरी पहली तकरीर थी MQM की तरफ से, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, तो मैंने अपोजिशन से भी कहा, देखें आप एहतजाज करें, यहाँ धरना भी दें, ऐवान में भी हंगामा करें, और जो है वो आइन और क़ानून की लड़ाई भी लड़ें, क्योंकि अगर आपको कोई रिलीफ मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा, सिर्फ शोर शराबे से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपनी सियासी बसीरत को भी इस्तेमाल करना होगा, और अपने कार्ड सही तरह खेलने होंगे। मैंने उनको नसीहत की, उन्होंने गौर से मेरी बात को सुना, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखें PMLN को वोट मिले। ऐसा ना हो ये नसीहत देखिए, आपकी PML इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस देखिए, बने, ये नसीहत है? मैं समझता हूँ कि वो किसी ना किसी तरह, देखिए इस वक्त ना इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात वो खड़ी कर दें, पहले ही मुश्किलात हैं, उनके लिए कौन से आसानियाँ हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है। तो अगर एक दूसरे के लिए मुश्किलात ही खड़ी करनी है और एक दूसरे का रास्ता ही रोकना है, तो फिर एक वक्त और एक दिन आएगा जब सब फारिग होंगे और स्कूल का हेडमास्टर कहेगा कि इस स्कूल में
آپ اس کے لائق نہیں ہیں، آپ اہل نہیں ہیں، لہٰذا جائیں، پہلے اپنے ماں باپ سے گھر میں تربیت لے کر آئیں، پھر داخلہ ملے گا. تو مجھے ڈر ہے کہ آگے وہ وقت نہ آ جائے. خطرناک صورتحال میں کی اس لیے نشاندہی کر رہے ہیں. بتا رہا ہوں، میں بڑے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے دیکھیں، آج اقتدار میں جو پارٹی ہے نا، کل وہ جیل میں ہوگی، اور آج جو جیل میں پارٹی وہ اقتدار میں ہوگی. یہ پاکستان کی 75 سالوں کی تاریخ ہے. تو ایک یہ ہے نوجوانوں کا امپار کرنا، 5 لاکھ سرکاری، 5 لاکھ پرائیویٹ کا بھی اعلان کریں. اچھی آپ کی اچھا تجویز ہے. یہ میں ایک یہ، اور دوسرا آئینی ترمیمی بل ایم کا، کہ بھائی 130 شہر، 130 اضلاع، وہاں کے میئر اور کونسلیں اس لیے الیکٹ ہوئی ہیں کہ وہ بھی عوام کی خدمت کریں. نہ ان کے پاس وسائل ہے نہ اختیار ہے. تو دیکھیں، ہم نے کا اختیار اور وسائل کو عوام کی دہلیز تک لے جائیں، انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنائیں. وہ کیوں مرون منت اور محتاج ہوں وزیر اعلیٰ کے، صوبائی حکومت کے، یا وزیر اعظم کے اور وفاقی حکومت کے. ان کے فنڈز مرکز سے آئین کا تحفظ ہو، اختیار بھی ہو، وسائل بھی ہو، اور الیکشن وقت پر ہو. تو تب جا کے ہماری جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوگی. صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہو اور یہاں تھوڑا بہت اختیار ہو وفاق کو، پھر صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو اختیار ہو، اس سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں ضلعوں کو، شہروں کو، تحصیلوں کو، دیہات اور قصبات کو بھی اختیار دینا ہوگا. وسائل بالکل ٹھیک، اس سے کام تو نہیں چلے گا. نون لیگ کا تو آپ نے کام چلا دیا، ووٹ دے دیا، لیکن آصف زرداری صاحب بھی آپ کی طرف نگاہیں جما کر بیٹھے ہیں. کیا ایم کیو ایم نے طے کیا ہے کہ صدر مملکت کے لیے آصف زرداری کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیں، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا نا. تو اگر وہ ہماری کوئی لڑائی ازلی بیر نہیں آئیں گے، تو انشاءاللہ جب وہ ہم سے سوال کریں گے ووٹ کا، تو ہم 15 سالوں کا حساب لیں گے. ہم بھی بہت سارے سوال کریں گے، ہم بھی اس کے جواب لیں گے. جیسے مفاہمتی یادداشت وزیر اعظم کے اس ووٹ کے لیے پی ایم ایل این نے پورے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، احسن اقبال نے میڈیا میں کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اب یہ پاکستان کا جمود 75 سالوں کا ٹوٹنا چاہیے. یہ اقتدار اور پھر جیل سے اقتدار، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ملک کی گاڑی کو آگے بڑھنا چاہیے. زرداری صاحب کو اب سمجھنا ہوگا، وہ عوام کی اس رائے سے منکر نہیں ہو سکتے. ابھی تک دہی سندھ بچا ہوا ہے اس وبا سے، لیکن اگر اب انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آئندہ دہی سندھ میں لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا میئر بھی ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. ابھی وہ ڈرا ہوا ہے لیکن کل کھڑا ہوگا. تو ہم صدارتی الیکشن کے ووٹ سے پہلے یہ ساری باتیں کریں گے ان سے. سر یہ کیبنٹ کا حصہ بن رہی ہے، کتنی وزارتیں مل رہی ہیں ایم کیو ایم کو، اور کیا آپ بھی کیبنٹ میں آ رہے ہیں سر؟ میں نے کہہ دیا کہ وزارت جوتی کی نوک پر، اقتدار جوتی کی نوک پر، بات اختیار اور وسائل کی ہوئی ہے. اور ہمیں امپاور نہ کریں ایم کیو ایم کو، میرے ٹاؤن انچارج کو یا یو سی انچارج کو نہیں کریں، لیکن اپنے کاؤنسلرز کو، یو سی چیئرمین کو، اور جو میئر ہے یا ضلعی چیئرمین ہیں ان کو آپ کو امپاور کرنا ہے. وفاقی اب کابینہ آپ تو بننی ہے نا سر، آپ وفاقی اتحادی کابینہ ہیں، بنا لیں، اتحادی بھی ہیں. سارے شوق پورے کر لیں، نمبر پورے ہیں. ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم تو اپوزیشن میں جا کر بھی اپنا رول، ہم نے تو بیڑا اٹھایا ہے اصلاحات کا، ریفارمز کا. یہ آخری موقع ہے ہم سب کے لیے، کم از کم جو ایجنگ عمر رسیدہ جو قیادت ہے پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی بھی کوئی اس وقت اوپر کی قیادت نوجوانوں کی نہیں ہے. گن لیں سارے، اس میں سے 35 سال سے کتنے چھوٹے ہیں جو یہاں چیخ رہے ہیں. حکومت کو ووٹ دے کر ان سے ہی مطالبہ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ آئی ٹی کی اعلیٰ جو آئی ٹی کی ٹریننگ ہے وہ نوجوانوں کو دیں، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا جائے. دوسرا ہم نے کہا کہ اختیار اور وسائل عوام کی دہلیز تک لے جائیں. آئینی ترمیم بل ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شلیل صاحب. عابد صاحب بہت شکریہ. آپ سب شہباز شریف وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے، لیکن آپ نے الیکشن سے پہلے جو نون لیگ نے ایک روڈ میپ بنایا تھا، معاشی، آئینی اور قانونی روڈ میپ، سعادت اکثریت نہیں ملی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور آج ایوان کے اندر جو منظر تھا وہ نہیں لگتا کہ اپوزیشن آپ کو چلنے دے گی. تو کیسے اس اتحادی حکومت کے پارٹیوں کے ساتھ اب وہ سب کچھ حاصل کر پائیں گے جن کا آپ قوم سے وعدہ کر کے آئے؟ ہم دیکھیں، اس وقت بھی ہم نے چلایا تھا جب فیض آباد کا دھرنا ہوا. ہم نے ملک کو اس وقت بھی چلایا تھا جب سپریم کورٹ کے باہر کھڈے کھود کے قبریں کھودی گئیں. ہم نے تو اس وقت بھی ملک کو اندھیرے، ہماری ترقی کا سفر اور سپیڈ نہیں رکی تھی. ملک میں بجلی کی روشنی لے کر آئے، ملک کے اندر سی پیک لے کر آئے، ایک جو بیسک روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بلڈ کیا، روڈ ٹو مارکیٹ بلڈ کیے. نون کی سپیڈ کم نہیں ہوتی. اور آج جو وزیر اعظم کا خطاب تھا وہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک نئی نوید ہے، ایک روشن صبح کا اعلان ہے. تو انشاءاللہ آج بزنس کمیونٹی کو بھی ریلیف ملا، تاجر لوگوں اور جو کسان ہیں، مزدور ہیں، اور جو بجلی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، بجلی کے بلوں کے، آج
ایک وزیر اعظم کا ایک وہ خطاب تھا جو عوامی خطاب تھا، جو عوام کو ریلیف دینے کے مترادف تھا، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی جنہوں نے پاکستان کا خون نچوڑا، ریاست کو نقصان پہنچایا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کا پیغام آج پاکستان کی قوم کے لیے امید کی کرن لے کر ثابت ہوگا انشاءاللہ. سیاست میں کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ناممکن نہیں ہوتا. کیا سانے 9 مئی کے کرداروں سے کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ نہیں، جنہوں نے شہداء کی مذاق اڑایا، جنہوں نے ہماری شہداء کی وردیوں کو، سوٹیوں کے اوپر نچایا، ان کے ساتھ کسی قسم کی نہ بات ہونی چاہیے، نہ ان سے کوئی مفاہمت ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. وہ تو سرکردہ ہے نا جی، اسی کے تو کہنے پہ یہ معاملات ہوئے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر یہ ایک تمسخر اڑایا گیا کہ جناح ہاؤس میں آپ گھس رہے ہیں، آپ کی جماعت گھس رہی ہے، آپ کا بھانجا یونیفارم ہمارے شہداء کی لٹکا کے ایسے سوٹیوں پہ، کبھی بھارت کی ہمارے شہداء کے ساتھ مذاق کرنے کی ہمت نہیں پڑی. تو یہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا وہ کام، انہوں نے وہ کام کر دیے. آج اس کی وجہ سے پاکستان یہ خمیازہ بھگت رہا، اور پاکستان کو یہ تمام خطرات لاحق. دھاندلی کے حوالے سے بڑے الزامات ہیں، وہ جہاں سے جیتے ہیں وہاں کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی. پنجاب میں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی کر دی. نون لیگ کی صرف 22 یا 23 نشستیں ہیں، باقی ساری ہم جیتے ہیں. کیا صداقت ہے ان میں؟ کمیشن بنا رہے ہیں کے پی میں جو جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے دھاندلے کیے ہیں وہاں پر، اور جو ان کا وہاں پہ معاملات رہے ہیں، تو بنا لیں اس کو ٹی اور سیٹ کر لیں. جتنے ہزاروں ووٹ شفٹ کروائے گئے ہیں ان کا بھی لے لیں. جو رہائشی تھے 10 ایک گھر کے 10 ووٹ ہیں، 8 شفٹ کرا دیے، کہیں اور پھینک دیے، 2 رہ گئے ہیں. تو اور باہر سے آ گئے. میں کینڈیڈیٹ ہوں، میرے گھر پہ 2 اضافی ووٹ اندراج ہوئے ہیں، میرے پاس اس کے سارے ڈاکیومنٹس ہیں. تو یہ پھر آ جائیں، آڈٹ کر لیں سارے الیکشن کا. اسے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، کے پی سے شروع کرتے ہیں، حلقہ 1 سے لے کر آنورڈ چلتے ہیں. جو آئے گی پھر قوم کو پتہ چل جائے گا. شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب نے ایک اپنا ویژن تو دیا، ایک کوشش بھی کی کہ آئیں مل بیٹھ کر معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس شعور سے ختم کریں گے. بہت باتیں ہوئی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے آپ کا اور ان کے مابین ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ آپ کا ہاؤس چلنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہو پائے گا جب آپ کی اتحادیوں کا بھی آپ کے اوپر ایک برڈن ہوگا، ان کے مطالبات بھی ہوں گے، اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہوگی، تو کیسے اپنے اس ویژن کو جو آج شہباز شریف صاحب نے دیا اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اگر وی این ہو تو پھر ہاؤس بھی چل جاتے ہیں اور گورنمنٹ بھی چل جاتی ہے اور امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے، اور جو آئیڈیاز ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان سے بڑی مایوسی ہے. میں نے کو کل بھی یہی کہا یار، میں نے کہا کہ اپوزیشن ہم نے بھی بہت دیکھی ہے، لیکن یہ حال نہیں دیکھا جو آپ نے بنایا ہوا ہے. کھلم کھلا گالیاں دینا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا دھرنا جو ہے وہ 2014 میں ہوا تھا، وہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اور مجھے تو اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا. ابھی بھی نظر نہیں آتا کہ مشکل ہی ہے، کیونکہ ایک آدمی کا ایک ذہن ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے. وہ خان صاحب کا نہیں ہے کہ وہ صلح کی طرف آئیں یا معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں. خدا کرے کہ ایسے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. سارے مل جل کر پاکستان کو اس کرائسس سے باہر نکالیں. ماضی میں ایسی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں، جو ایسے ناراض سیاستدانوں کو منانے کے لیے جاتی تھی. آپ بھی اس کا حصہ رہے، آپ کو ایک وزرا میں ہے. نہیں آپ سمجھتے کہ جو قحطی نمبر 804 ہے، جس کی ڈائریکشن کی ریفلیکشن آج یہاں پر تھی، ایوان کا تقدس پامال ہوتا رہا، ان کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ نے حلف لے لیا ایک صوبے کے اندر، آپ نے حکومت بنا لی ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیکورم کو مینٹین کریں. دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوئی تو وہ تو گھر بھی ان کے چل کے گئے تھے، بنی گالہ بھی گئے تھے. ان سے بھی اس وقت بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. کہنے کا مطلب یہ ایک مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ اتنے آسانی سے معاملات میں ڈھلتے نہیں ہیں. شیخ صاحب، آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ماضی میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، بڑی بڑی اہم ذمہ داریوں پہ رہے ہیں آپ. اس جو آنے والی کابینہ میں ہے، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اپنا رول دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، کیونکہ زندگی بھر میں نے کبھی نواز شریف صاحب کو اپنے رول کے لیے بات نہیں کی آج دن تک. جو ان کی مرضی ہوتی ہے دے دیتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے اچھی طرح نبھا دیتے ہیں اس کو. نہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ کو بڑی مختصر 20 لوگوں کی کیبنٹ بن رہی ہے، بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں ہیں. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں نے کوئی ڈسکس کی ہے.
अल्लाह पे छोड़ देता हूँ ये मामला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में क्या रोल होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए क्या काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी साहिबा। रुबीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायदे ईमान के इंतखाब के लिए तो वोट कर दिया और हर मुश्किल सूरत हाल में नून लीग की आपने सपोर्ट भी की, लेकिन क्या ये तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिंग ईयर्स में काबीना का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेगी? आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बातचीत है अंडर कंसिडरेशन कि आप मामलात को बेहतर तरीके से चलाने में काबीना यहाँ पंजाब के साथ साथ मरकज़ में भी नून लीग की इत्तेहादी बने? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ख़ास तौर पर इस वक्त मुल्क के हालात हैं और जो चैलेंजेस हमारे मद्देनज़र हैं, पाकिस्तान जो है इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कि कोई भी जमात जो है वो सोलो फ्लाइट खेले। हमें एक मेज़ पे बैठ के जो है वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा, मसाइल का हल निकालना होगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में एक COD साइन हुआ और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा जो बात हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सेकंड CODs की भी बात की, हमने PTI को भी दावत दी, हमने और दूसरी सियासी जमातों को भी दावत दी, क्योंकि हमारा ये बिलीव है कि एक जमात जो है इस वक्त मुल्की मसाइल का हल नहीं कर सकती। और काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा ना मसाइल हल करने के लिए। काबीना का हिस्सा बनना हमारी, अगर आपने चेयरमैन साहब का जो मंशूर देखा था और जो इलेक्शन कैंपेन हमारी, अगर उसमें हमने यही बात की थी कि हम जो है कैबिनेट को जो है वो मुख्तसर करेंगे और जो है ताकि जो वज़रा के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है एक बोझ ना बने। 9 मार्च को सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है, JUI को भी तक आप कायल नहीं कर पाए, MQM भी खामोश है, 10 सेनेटर मुस्ताफ़ी हुए हैं, उनकी नशिस्तें खाली हैं, तो चैलेंजिंग नहीं होगा जरदारी साहब के लिए इन 2 जमातों को ऑन बोर्ड किए बगैर? देखिए, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चैलेंजेस का सामना करती है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जो जब नाम हम लेते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं आवाम के एक जरदारी सब पे भारी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भारी अक्सरियत के साथ जो है वो सदर मुंतखब होंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह से आज अभी लास्ट इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह से हम सारी जगह जाते रहे, हर औरत का एक ही बात थी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आसिफ अली जरदारी साहब के जो पहले जब वो प्रेसिडेंसी से जब वो प्रूव हुआ था, तो आज हर औरत जो है उससे मुस्तफ़ीद है और आगे इस तरह के प्रोग्राम्स जो है हमने होमवर्क किया हुआ है। इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान की आवाम के लिए मज़ीद जो है वो हम खुशखबरियाँ लेकर आएंगे। जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, यूथ के प्रोग्राम्स हैं, आप देखेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो है वो हम इस मुल्क के मसाइल को जो है वो हल करेंगे और आवाम जो है वो इंशाल्लाह जिस तरह से अभी इलेक्शन कैंपेन में हर औरत का यही था कि हमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो तमाम चीज़ों से जो है वो मसाइल का हल किया है, आगे भी जो है वो इस तरह से। जो आज हुल्लड़बाजी हुई है ईवान में, जो मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लगान चोर चोर के नारे लगा रहे थे, ऐसे लगता है ये ईवान चल नहीं पाएगा। ये पहले इजलास में ही उन्होंने अपना इस तकरीर भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं करने देगी, तो फिर क्या इन्हें एंगेज करना पड़ेगा, इनके साथ मुज़ाकरा जो उनके मुतालबात हैं धांधली के, उस पर भी कमीशन बनेगा? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने भी, हमारे साथ भी धांधली हुई है। अगर KPK में अगर वो जीते हैं तो हम क्या समझ लें कि वो धांधली के बगैर आए, तो मतलब धांधली वहाँ भी हुई होगी। अगर मुफाहमत की बात कर रहे हैं, हम एक जगह बैठने की बात कर रहे हैं, तो PTI को बैठना पड़ेगा। अगर इस तरह की ज़िदबाजी और एक नॉन सीरियस रवैया जिस तरह से इमरान खान साहब का भी रहा और अभी PTI के मेम्बरान का भी है, तो अगर वही रवैया रहा तो मुल्क की मसाइल या उनकी खुद अपनी पार्टी मसाइल में चली जाएगी। मैं ये कहूँगी कि अगर अभी भी ये अपना इखलाक और बदतमीज़ी और जो हुल्लड़बाजी जो इन्होंने शुरू की हुई है, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये किस तरह से जो है वो आवाम के मसाइल का हल करेंगे। ये कहते हैं हम मैंडेट लेकर आएँ तो आप आवाम के मसाइल की बात करें, ऑन फ्लोर बात करें। एक पार्लियामेंट की जो है वो सेंटिटी है, उसकी एक वो मतलब माना जाता है कि आपने जो भी मसाइल है अपने पार्लियामेंट के अंदर रह के हल करने हैं, ऑन द फ्लोर बात करनी है। आपने सर सुना शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर उनका खिताब सुना,
अगरचे कि उन्होंने एक इकनॉमिक अपना रोड मैप भी पेश किया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आए बैठे मिलकर बातचीत करते हैं और मसाइल को हल करते हैं। क्या आप तवक्को रखते हैं कि नून लीग के साथ या अब जो इत्तेहादियों की जिन्होंने गवर्नमेंट जो बनाई है उनके साथ बैठ के आपकी धांधली की जो शिकायत है उनका ज़ाला हो सकता है? जी देखिए, एक होती है धांधली, एक होता है दांधला। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे तो मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों की भी खदशात थे इलेक्शन के हवाले से, तो तब इमरान खान ने इनको ऑफ़र किया था कि आप हल्के बताएं, उनके नाम दे, हम खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे थे, इन्होंने एक भी हल्का नहीं दिया 2018 के इलेक्शन का कि इसमें धांधली हुई है। अब अगर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, हम तमाम अपने फॉर्म 45 जो हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने की, तो जी ये जाली है वज़ीर आज़म, ना इसके पास कौन का मैंडेट है। ये तमाम के तमाम MNAs फॉर्म 47 के ज़रिए इनको जितवाया गया है। तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। तो जब इन्होंने डाका डाला है तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर, तो हम इस वज़ीर आज़म को कैसे माने, हम कैसे इस वज़ीर आज़म के साथ बैठे। जी पहले हम आप सर कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? आप हाउस को नहीं चलने दे रहे, आप हुकूमत को नहीं चलने देंगे, तो जो 2 करोड़ लोगों का आप मैंडेट लेके आए थे उनके साथ भी नाइंसाफी होगी, उनके साथ भी ज्यादती होगी। जी देखें, उनके वसाइल का जी ज्यादा जी अगर आज मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, तो जब 8 तारीख को हमारे रिज़ल्ट रात 12 बजे जब 9 तारीख आई, हमारे रिज़ल्ट एकदम चेंज होना शुरू हो गए। मीडिया ही रिपोर्ट कर रही थी, हम नहीं रिपोर्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ 180 प्लस की नशस्तों के ऊपर आगे हैं। हमारे जो नामजद आज़ाद उम्मीदवारान थे उनके रिज़ल्ट एकदम चेंज होना शुरू हो गए, तो हमारे मीडिया जो थी वो भी खामोश हो गई थी। अगर आज आप हमें मसलियत की दर्स दे रहे हैं या हमसे मसलियत की तवक्को रख रहे हैं, तो जब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा था, जब हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा था, तो उस टाइम भी मीडिया को चाहिए था कि इन चीज़ों को वो हाईलाइट करती, क्योंकि ये आइन के साथ गद्दारी है, ये इस मुल्क के साथ गद्दारी है। 2 मुकदमा तो साबित हो चुके, उसमें आप सजाएं हो चुकी, अपीलों में आप गए हुए, तो अदालत से ही रिलीफ मिलेगा ना, जिस तरह बाकियों को मिला। जी देखें, जिस तरीके से ये पिछली जो हुकूमत थी, इमरान खान के ऊपर जाली जो केसेस बनाए गए, तो शाखाना का जी आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, मरियम नवाज़ क्या क्या उन्होंने लिया है, नवाज शरीफ ने क्या लिया है, आसिफ जरदारी ने क्या लिया है, इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या उनको तहाइफ नहीं मिले थे? सिर्फ एक इमरान खान को घड़ी मिली थी। और जो जिस तरीके से इमरान खान घड़ी ना बेचते, नई तारीख रकम करते, वो तो तब्दीली के साथ आए थे ना। अगर गलत तरीके से किया हो, जी बाकियों ने जो चीज़ें फ़रोख्त की 10, 15, 20% पे, इमरान खान और हमारी हुकूमत 50% पे उसकी प्राइस को ले गई और वो पैसे जमा कराएं। ऐसा नहीं है कि अपनी जेब में डाल दिए, अपने बनी गाला का सरकारी रोड जो है वो उसके ऊपर तामीर कराया। इसके अलावा जी देखिए, सबके लिए उसूल एक जैसे होने चाहिए। सब ने तहाइफ लिए हैं। आप हकान अब्बासी की स्टेटमेंट उठा के देख ले कि हकान अब्बासी ने तो शाखाना के केस में उनकी क्या स्टेटमेंट थी, क्या उनका मौक़िफ़ था। इन्हीं की प्राइम मिनिस्टर रहे, वो खुद एडमिट कर रहे थे कि जी मैंने भी तो शाखाने से तहाइफ लिए हैं। तो इमरान खान के लिए अलग कानून और इनके लिए अलग कानून, तो हम कैसे माने इस कानून को? नाज़रीन, सियासी और मौशी चैलेंजेस से निबर्दज़मा हुकूमती इत्तेहाद तो पूरा एतमाद है कि वो मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करने के लिए ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन के रहनुमा जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जो आज उन्होंने रिफ्लेक्शन दी कौमी असम्बली के आज इस पहले इजलास में, तो लगता नहीं है कि वो हुकूमत को आसानी से इस हाउस का जो बिज़नेस है वो चलाने का मौका देंगे। और जो उनके धांधली के जो उनके खदशात हैं, जो उनके इल्ज़ामात हैं, उनके हल होने तक वो हर मौके के ऊपर इसी तरीके से रुकावटें खड़ी करते रहेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अपोजिशन के अरकान हो या हुकूमती इत्तेहाद में शरीक जमातें हों, अवाम ने जो उन्हें मैंडेट दिया इस मुल्क के मसाइल को हल करने का, अगर वो बेहतर अंदाज में हाउस का बिज़नेस नहीं चलाएंगे, बेहतर अंदाज में हुकूमत नहीं चलाएंगे, तो आवाम को रिलीफ फिर कौन देगा और कैसे देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।